slightly less stable electron arrangement than ठीक है, इसको भी ऑन करेंगे, थोड़ा सा शुरू करेंगे हमारा एक बेहतरीन लेक्चर। ठंड का मौसम आ गया, अब क्या हो रहा है पीछे का ये, अब ठीक है, समझना बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ऑन है, चल रहा है वीडियो, समझना बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा है आपका, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इन फैक्टर से क्या होती है, अफेक्ट होती है। कौन कौन सा फैक्टर दिया है, पहला क्या है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, मतलब क्या है, न्यूक्लियस कितनी ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, उससे भी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी चेंज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का पहले तुमको जानना पड़ेगा मतलब क्या होता है। क्या तुमको पता है क्या मतलब होता है? अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आई, क्या मतलब होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, देखो भाई मैं अच्छे से लिख रहा हूं क्योंकि तुमको समझ में आए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू और ये क्या आपका एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है, एज इट इज, यही डेफिनेशन तुमको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, तो गलत है ना, आउट मोस्ट का वर्ड ही नहीं है अंग्रेजी का, ठीक है, तो क्या आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, कौन सा एटम होना चाहिए आपका, आइसोलेटेड गैसियस, मतलब क्या है, जो एटम है उसका स्टेट क्या हो, गैसियस स्टेट में हो, और कैसा वो, आइसोलेटेड हो, मतलब सबसे अलग हो, किसी के साथ भी उसने बॉन्ड बनाया ना हो। तो उस एटम से अगर आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर निकालोगे, जितनी ताकत चाहिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान समझना मैंने जो बोला है, क्या बोला मैंने अभी तुरंत, हिंदी बताओ, हिंदी में, अंग्रेज तो तुम लोग, सबके पास मुंह है ना, सबके वॉइस बॉक्स अपना ठीक है ना, सबका वॉइस बॉक्स काम मतलब होता है ना, वाइब्रेट करता है, फिर उसमें से आवाज बाहर आती है, सिर्फ उसी का क्यों काम कर रहा है, तुम लोग क्यों शांत हो सबके सब, ये तो फिर ये बोलो कि नहीं समझ में आया, अगर आ गया तो फिर आप उसमें पार्टिसिपेट करें, सिंपल बात है, दो ही बात तो हो सकती है ना, या तो नहीं समझ में आया, अगर आ गया तो फिर बोलो, अगर नहीं आया तो रो दो, कहते सर नहीं समझ में आया, आप क्या लिख दिए हैं आलतू फालतू, सिंपल बात दो ही बननी चाहिए, या तो नहीं आया या फिर आ गया तो बोला करो। तो क्या है, कितनी ताकत चाहिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब आइसोलेटेड का काम क्या मतलब है, अकेला एटम, किसी के साथ भी उसने बॉन्ड नहीं बनाया और उसका स्टेट क्या हो, गैसियस स्टेट का, उसके अंदर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, मतलब सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ताकत चाहिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, सिंपल बात उसका लिखनी है। अब क्या है, किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी दो तीन फैक्टर से अफेक्ट होती है, कम या ज्यादा हो जाती है। अब मान लो क्या है, ये तुम्हारा एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसके यहाँ बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर क्यों घूमता है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। अब क्या है, अगर इस न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो उससे क्या होगा, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तुमको ज्यादा ताकत यहाँ पर खर्च करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। चीज को समझना, यहाँ पे तुमको ज्यादा ताकत खर्च करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मान लो आपका ये एक है छोटा सा, अब यहाँ पे क्या आपका ये इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया, इतना दूर हो गया, अब क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज इसके ऊपर कम लगेगा, कम लगेगा तो क्या है, कम ताकत में ये इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल सकते हैं। वही चीज यहाँ पे क्या लिखी थी अभी नोट्स में, क्या लिखा था, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द, मतलब क्या है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा है, सिंपल बात उसका लिए इतनी है। अगला क्या है तुम्हारा, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इसको अगर अच्छे से लिखे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, अब यहाँ पे आपका ये जो था, अरे ये कहाँ चला जा रहा है यार, अब यहाँ पे क्या होंगे, अंदर भी कुछ होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं, यहाँ अंदर भी क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे,
समझे? तो क्या है, अब क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस तो क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या नेगेटिव, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन यहाँ बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ है, वो लोग क्या करेंगे, इसको बाहर भेजेंगे, इसको अपने से दूर भगाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करने का ट्राई करेंगे, यहाँ पर भी क्या अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करने का ट्राई करेंगे। मतलब जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा क्या होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना कम क्या हो जाएगी, क्योंकि वो लोग इसको ऑलरेडी बोल रहे हैं कि तुम बाहर जाओ, और तुम क्या कर रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी देके भी इसको बाहर ही निकाल रहे हो, तो आपका क्या है, ये लोग बहुत ज्यादा बाहर जाने का बोल रहे हैं कि बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, और तुम यहाँ पे इसको भी एनर्जी देके बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हो, तो कम ताकत में ये बाहर निकल, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आया समझ में? तो क्या है, जितना ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन, उतना कम क्या हो जाएगा तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। अगला क्या लिखा है इसके अंदर, एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है आपका एक्सचेंज एनर्जी? अब इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन स्पिन। क्या मतलब इसका, इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उनकी स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट स्पिन होती है। एक क्लॉकवाइज घूमता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या है, जितने अगर ऑर्बिटल के अंदर क्या आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो उनका क्या होता है, उन लोगों के बीच में एक्सचेंज ज्यादा हो पाता है। जैसे कि यहां पर देखना बड़े ध्यान से, द मोर पैरेलल स्पिन, द मोर पैरेलल स्पिन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग इन सेम डायरेक्शन। जितने ज्यादा सेम डायरेक्शन में स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल तुम्हारा एटम हो जाएगा। समझ आया? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर वो होंगे जो क्या है, सेम स्पिन में है, या तो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उतना स्टेबल क्या होगा, आपका एटम होगा। जब जब एटम स्टेबल है तो क्या होगा, विच मेक्स इट हार्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, जब एटम आपका स्टेबल है तो वो चाहेगा नहीं कि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, तो वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सिंपल बात है, ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। अगला क्या लिखा है, Mn plus has lower ionization energy than Cr plus because Mn plus has a slightly less stable electron arrangement। अब देना क्या यहाँ पे लिखा है, Mn plus के पास क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, किससे, Cr plus से। अब बताओ क्यों, ऐसे देख के थोड़ी होता है, इतना आसान होता तो Mn प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और Cr प्लस का लिखो, अपने आप प्रूव हो जाएगा। मैंगनीज प्लस है, Mn प्लस का लिखो और Cr प्लस का लिखो। सुना दो भाई मैम को जल्दी से। मैम इसका देखिए, पूछिए क्या ये कर रहा है, बैठा है, ये बैठा है तो जैसे क्या कर रहा है, इसका बताओ कितना होता है जेड। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 95। और क्रोमियम का, तो आप बताइए प्रीति, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, नहीं एटॉमिक नंबर में पूछ रहा हूँ, क्रोमियम को बता एटॉमिक नंबर कितना। अरे ना भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 तो यही हो गया, कितना जाएगा यार ये, अच्छा ये Mn प्लस है ना, तो कितना हो जाएगा ये आपका, 18 2 20 होता है, 20 और 4s1 3d5। अच्छा एक चीज पहले रुक जाओ,
अगर किसी का ये हो गया तो बता दो मुझे। एक चीज मैं लेके आया था तुम लोगों के लिए। मेरे जैसे तो मिलेंगे। एक चीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए है। मेरे जैसे तो मिलेंगे। अरे वो कहाँ गया एनसीईआरटी वाला? सादा फोन देना। छोड़ बैठ जाए सब लोग। क्या करना है तुमको, अगर आगे कुछ भी काम करना है तो पहले तुमको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, बस खाली लास्ट शेल का 4s 3d 5s 4d 6s 5d और 7s 6d, मतलब बस खाली आखिरी शेल का यहाँ पर दिया गया है। अब इसके अंदर में तुम जान ही रहे हो 4s2 3d1, ये क्या है 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 3d4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे 4s2 3d4 होना चाहिए। यहाँ पे देखना, आप देखना क्रोमियम का केस कैसा होता है, होना क्या चाहिए 4s2 3d4 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि 3d5 क्या होता है, स्टेबल होता है, पता है तुमको 3d5 क्या होता है, स्टेबल होता है, और 3d10 भी क्या होता है, स्टेबल होता है। तो क्योंकि ये 3d5 स्टेबल है, इसलिए इसके एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देते हैं, इसके पास भेज देते हैं, इसलिए क्या बन जाता है 4s1 3d5 होना चाहिए ये, लेकिन क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे डी ब्लॉक में बार बार काम आएगा, ठीक है। एग्जाम में तुमसे क्या बोलेगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। अब वहां पे दो ऑप्शन होंगे, एक होगा 4s2 3d4 और एक क्या होगा 4s1 3d5, ठीक है। होना चाहिए ये, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे प्रॉपर रूल के साथ तो ये आना चाहिए आंसर, लेकिन आंसर आता क्या है, ये आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये क्या होता है 3d5 स्टेबल होता है, इसलिए इसके एक इलेक्ट्रॉन कहां भेज देते हैं, इसके पास भेज देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या, इसलिए मैं ये टेबल को लेकर के आया हूँ, क्या है ये 4s1 3d, फिर से सेम चीज आ गई 4s2 3d5 4s2 3d6 4s2 3d7, क्योंकि तुम कंसंट्रेटेड नहीं हो, दिक्कत वाली बात ये है, क्योंकि आप मजे के मूड में आपको होना चाहिए, जब पढ़ा रहा हो तब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंजॉय करो लाइफ में, बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन आप थोड़ा सा जब मैं पढ़ाऊँ तो थोड़ा सा ट्राई करो कि सीरियस होने का, ठीक है। हमेशा नहीं मजा करो, मजे के मूड में हमेशा नहीं आपको होना चाहिए, जब समझाओ थोड़ा सा सीरियस हो जाए करो। और देखो बड़े ध्यान देखना, अब देखना बड़े ध्यान से यहाँ पे क्या मैं बोल रहा था, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है तुम्हारा 3D सीरीज की बात कर रहा है, कौन सी सीरीज की बात कर रहा है, 3D सीरीज की बात कर रहा है। 3D सीरीज का ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा यहाँ पर गया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा नहीं गया है। मतलब अगर तुम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चलोगे तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d। अब देखना बड़े ध्यान से, यहां पे जो लिखा गया वो क्या लिखा गया, बस खाली इसको लिखा गया इतना, बस खाली, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 3d2 हो जाएगा टाइटेनियम के लिए, फिर क्या हो जाएगा 3d3 3d4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, बस खाली इतना लिखा गया है, बाकी इसको उसने छोड़ दिया है, ठीक है। बस इतना यहाँ पर लिखा गया एनसीईआरटी की बुक में। अब देखना बड़े ध्यान से, तो इस करने में क्या होता है 4s2 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, समझ आई ये चीज।
टाइटेनियम का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन, 3d में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यहाँ एक बढ़ जाएगा। वेनेडियम में 2 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। लेकिन क्रोमियम में यहाँ होने चाहिए 2, लेकिन वो क्या हो जाता है तुम्हारा एक्सेप्शन यहाँ पर खेलता है। लेकिन हर एक्सेप्शन का क्या होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो क्या है रीजन इसका, यहाँ 4s2 3d 4 हो रहा था, लेकिन इस वाले को यहाँ भेज दिया गया 1 को, क्योंकि 3d 5 क्या होता है, स्टेबल होता है। हाफ फील्ड मतलब क्या है, वो स्टेबल है। सिंपल बात खाली यहाँ पर इतनी हुई है। देखना अगला सेम जाएगा, फिर से क्या हो गया, 4s2 3d 5 सही है, कोई दिक्कत नहीं। 4s2 3d 6, 4s2 3d 7, 4s2 3d 8, 4s2 3d 9 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी क्या आ गया, एक्सेप्शन। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 होता तो ये कितना हो जाता, 9 हो जाता। लेकिन 10 क्या होता है, 3d 10 क्या होता है, स्टेबल होता है, तो इसको एक यहाँ भेज दिया। सिंपल बात ये तो क्या है, क्रोमियम और कॉपर 2 जगह पे क्या है, एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन का रीजन भी हम लोग जान चुके हैं। फिर ये भी क्या हो जाएगा, 4s2 3d 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी देखने को चीजें मिलेंगी। लेकिन एनसीईआरटी में जो यूज किया गया वो मेनली बस खाली 3D सीरीज के बारे में ज्यादा बात की गई है, इसलिए हम लोग 3D सीरीज पे फोकस करते हैं मेन रूप से, ठीक है। बाकी इसको एक बार घर पे जाकर ट्राई करना, लगभग तुमको सेम मिलेगा। कुछ अगर डिफरेंट मिलेगा तो मैं उसको बता दूंगा। क्या ये वाला, ये जो है, क्योंकि ये 3D 4 यहाँ पे स्टेबल हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए ठीक है। ये क्या यहाँ पे क्या होता है, 3D 4 को भी थोड़ा स्टेबल मान लिया जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऐसा देखने को मिलता है कि 3D 4 भी थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो जाता है। यहाँ पे 3D 4 3D 6 ये लोग भी स्टेबल हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसा यहाँ पे होता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी में इनका जिक्र ही नहीं किया गया ज्यादा है। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, ये सारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल। लेकिन इनका तो क्या था, रीजन हमको पता था, स्टेबिलिटी या रीजन, लेकिन ये वाले क्या हो जाते हैं, तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये तुमसे ज्यादा एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। क्या पूछेगा, सारे सवाल तुमको कहाँ से मिलेंगे, 3D सीरीज से ही मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में, देखना। तो वो चीज यहाँ पे आगे समझ में। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अब देखो, अब ये समझ में आएगा। Mn+ क्या होता है, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है किससे, Cr+ से। अब ट्राई करो इसका रीजन सोचने का। मैं समझा रहा हूं क्या वहां पे लिखा है, Mn+ की आयोनाइजेशन एनर्जी Cr+ से कम होती है। मतलब क्या है, अगर हम लोग Cr+ से क्या होती है, कम होती है। मतलब क्या, अगर हम लोग Mn+ में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो कम एनर्जी में बाहर आ जाएगा Cr+ के मुकाबले। ये लिखा है, ये इसका मतलब है। अगर हम लोग Mn+ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो कम एनर्जी खर्च करने में बाहर आ जाएगा Cr+ के मुकाबले। सत्य, मैंने क्या बोला अभी, फिर वो क्यों नहीं है भाई, अभी मार दूंगा यार मैं तुमको इस तरीके से। जब सीरियस मौका हो तो आप सीरियस जाएं। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि Mn+ ही क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी Cr+ के मुकाबले कम होती है। अब बताओ क्यों कम होती है। तो तुम पहले क्या करो, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बताओ सौम्या। हाँ हाँ, क्योंकि क्या है 3D 5 ज्यादा स्टेबल है, तो बस ठीक है। तो वही आपका रीजन होता है यहाँ पर, और वही रीजन यहाँ पे पता नहीं लिखा है कि नहीं, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये आपका ठीक है रीजन आप लोग जान चुके हैं। क्या है रीजन, Mn+ हैज अ स्लाइटली लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट देन Cr+। अगला क्या लिखा है यहाँ पर, सिमिलरली सेम रीजन क्या होता है तुम्हारा, किसके लिए होता है, Fe+2 के लिए, और Fe+2 के लिए, और किसके लिए, तुम्हारा Mn+2 के लिए। सेम रीजन है, ठीक है। ये रीजन अगर तुमको जानना है तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करोगे, तुमको खुद ही मिल जाएगा रीजन, ठीक है। ये मुझे बताना पड़ेगा ही नहीं, जब तुम इनका निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको खुद ही रीजन मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। और क्या और भी कुछ है इसमें स्लाइड में। अगर लिखा तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सर टाइम कितना हो रहा है, हो गया क्या टाइम, कितना, चलो ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। लाइट ने हालत खराब कर दी आज, ठीक है। पढ़ते हैं इसका कल, इसको बंद कर दो।